Hello everyone, myself CA काजल डिरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत रेलेवेंट है एमकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. हमने बिजनेस फाइनेंस और हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिटेल सिलेबस अपलोड किया था रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम एंड वहाँ हमने ये क्लियर किया था कि हम इसके डिटेल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट बहुत सारे एमसीक्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट हैं, पास्ट ईयर एग्जाम्स में कवर किए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. तो अब हमारा बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक इंस्टीट्यूट के लिए बहुत रेलेवेंट है. आप बीएचयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, विद्यापीठ, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आप देखोगे ना तो ये सब्जेक्ट बहुत रेलेवेंट है एंड इससे 15 to 20 क्वेश्चंस की कवरेज एग्जाम में होती है. तो अब कुछ सेशंस मेरे इसके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके एमसीक्यूज पे डिस्कशन करने वाले हैं. बट अगर आपको एमसीक्यूज बहुत प्रॉपरली अटेम्प्ट करने हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास करना सो दैट आपको किसी भी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम ना हो. क्लियर? एक और सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स का है कि मैम क्या बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम सब्जेक्ट है, ये डाउट भी आपका आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा. तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट बिजनेस फाइनेंस. वो टॉपिक्स जो कि रेलेवेंट है एमकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उन पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं. इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. सबसे पहले देखो व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, बट उसके पहले ये समझो कि फाइनेंस मतलब किसकी बात कर रहा है. फाइनेंस मतलब हम लोग बात करते हैं पैसे की, दैट इज मनी की. अब अगर आपको कोई भी बिजनेस करना हो तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कैपिटल. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कुछ तो कैपिटल लगाओगे, भले ही थोड़ा कैपिटल लगाना हो बट कुछ ना कुछ आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है और इसी कैपिटल को हमने नाम क्या दिया है, फाइनेंस. क्लियर? कोई भी बिजनेस करने जब आप जाओगे ना तो आप बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के बिजनेस करने का सोच ही नहीं सकते. ये इतना रेलेवेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर? देखो यही पॉइंट हमने लिखा भी है कि फाइनेंस इज कंसिडर्ड टू द फाउंडेशन एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस. आपको कोई भी बिजनेस करना, आपको जनरल स्टोर स्टार्ट करना हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी हो, कोचिंग सेंटर स्टार्ट करनी हो, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना हो, हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है फाइनेंस. क्लियर? नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फाइनेंस कैन बी मेड इन 5 वेज. ये जो फाइनेंस की बात करें पैसे की, इसको हम 5 वेज में स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट पब्लिक फाइनेंस, देन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, देन इंटरनेशनल फाइनेंस, देन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड लास्ट वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और इसी पे हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना है. क्लियर? नेक्स्ट, बिजनेस फाइनेंस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज. फाइनेंस का मतलब क्या होता है ये तो हम समझ गए कि हम बात कर रहे हैं मनी की. बट बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पैसे चाहिए, तो उस फाइनेंस का आप कैसे अरेंजमेंट करोगे हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस. क्लियर? तो बेसिकली बिजनेस फाइनेंस मतलब सिंपली क्या हो गया कि जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं फाइनेंस का, जिन भी सोर्सेस से हम अरेंजमेंट कर रहे हैं फाइनेंस का, और बेसिकली फाइनेंस का अरेंजमेंट किसके लिए होगा, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए. तो इसका जो अरेंजमेंट है, क्लियर, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ अ फंड. मतलब किस सोर्स से आप पैसे रेज करोगे, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस. क्लियर? जनरली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो पहला तो ये होता है कि आप बैंक से जाकर के लोन ले लो. बट क्या बैंक लोन सबको मिलने वाला है? नहीं. तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इक्विटी शेयर इशू कर दें, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें, डिबेंचर्स इशू कर दें. तो इससे भी आप फंड्स रेज कर सकते हो. क्लियर? तो बस इतना याद रखना कि अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो ये बिजनेस फाइनेंस बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है. और ट्रेडिशनल अप्रोच यही था कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि हम किस सोर्स से फाइनेंस को अरेंज कर रहे हैं, कहाँ से हम मनी जनरेट करेंगे सो दैट हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज रन कर सके. क्लियर? नेक्स्ट,
बिजनेस फाइनेंस इज अ प्रोसेस रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ कैपिटल एंड यूजिंग इट इन बिजनेस एक्टिविटीज। यही अभी ऊपर बताया हमने कि बिजनेस फाइनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम कैपिटल रेज करने की बात करते हैं कि हम किस सोर्स से कैपिटल रेज करेंगे, दैट इज फंड्स रेज करेंगे और उनको किन बिजनेस एक्टिविटीज में यूज करेंगे। क्लियर? अब यहां से देखेंगे ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल आएगा। फाइनेंस फंक्शन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है, बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब बिजनेस फाइनेंस, जहां पे ये चीज बताई जाती है कि बस किस तरीके से हम किस सोर्स से फंड्स को रेज करेंगे। बट मॉडर्न अप्रोच दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये नहीं बताया जाता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये बताया जाता है कि हम किस सोर्स से फंड्स को रेज करेंगे और किस तरीके से उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे सो दैट कम से कम वेस्टेज हो हमारे फंड्स की। क्लियर? हमने यहाँ दो पॉइंट बताया। सबसे पहला कि ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब होता है कि फंड्स को अरेंज करना, दैट्स इट। बट मॉडर्न अप्रोच का मतलब होता है कि फंड्स को अरेंज करना और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करना कि किस तरीके से हम उस फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां देखो हमने लिखा भी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब ये होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि हम किस सोर्स से फंड्स को अरेंज करेंगे। क्लियर? एंड मॉडर्न अप्रोच दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कि फंड्स को अरेंज करना और साथ ही साथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि हम कैसे उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे ये भी हम यही डिसाइड करते हैं। मतलब जैसे हम फंड्स रेज करते हैं उसी पॉइंट पे हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ कहाँ और किस तरीके से फंड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। क्लियर? तो नो डाउट ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग को इग्नोर करता है, क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ ये है कि फंड्स को रेज कर लिया, फंड्स को हमने किसी सोर्स से कलेक्ट कर लिया। बट अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ फंड्स को रेज करना नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग भी होता है कि किस तरीके से उस फाइनेंस को हम यूटिलाइज करेंगे अपने बिजनेस में। क्लियर? तो मॉडर्न अप्रोच में देखो हमने लिखा है कंसिडर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ से देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पूरा रोल है। क्यों? क्योंकि अब जब भी हम बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं सबसे पहला कि किस सोर्स से आपको पैसे रेज करने हैं और दूसरा आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करोगे। मतलब बेसिकली हम लोग ये डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि हम लोग कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फंड्स रेज करते हैं और फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? जैसे लेट्स से हमने एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि हमें प्रोजेक्ट बी स्टार्ट करना है। अब प्रोजेक्ट बी में हमें 10 लाख रुपीस चाहिए, तो हम अकॉर्डिंगली 10 लाख मार्केट से किसी ना किसी पर्टिकुलर सोर्स से, और ये सोर्स जनरली क्या होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स, इनसे पैसे रेज करते हैं और फिर रेज करने के बाद प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्लियर? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना हम ये डिसाइड करके चलते हैं कि हम किस सोर्स से फंड रेज करने वाले हैं और साथ ही साथ किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। क्लियर? देखो लिखा भी है, व्हाट वाज टर्म्ड एज बिजनेस फाइनेंस अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच इज नाउ बीइंग स्टडीड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडर मॉडर्न अप्रोच। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए देखो हमने रेड से हाईलाइट किया है। नेक्स्ट, अगेन वही पॉइंट लिखा है कि इट इज कंसर्न विथ ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फंड्स। जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करवाएंगे ना तो देखना इन्हीं सारे पॉइंट से एमसीक्यूज बनता है, इसीलिए हमने यहाँ पे हर एक पॉइंट अलग अलग मेंशन किया है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ये सारे एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं। तो देखो यहाँ ये चीज़ बोला है कि कंप्लीटली अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो ये किससे कंसर्न होता है, विथ ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फंड्स, कि हम फंड्स को रेज करेंगे और साथ ही साथ उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, बट किस मैनर में, ऑप्टिमल मैनर में, दैट इज इन ऑप्टिमम मैनर। क्लियर? It is an operational activity of the business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations. No doubt operational activity ही होगी, क्योंकि हमें ये पता होती है कि हम कौन से प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम फंड्स रेज करके पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस जो कि हेल्प करती है हमारे बिजनेस को रन करने में, ग्रो करने में इन फ्यूचर। नेक्स्ट, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑब्जेक्टिव्स और फाइनेंशियल गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं। देखो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ मेंशन की है कि 2 लेवल पे आपको देखना होता है, फर्स्ट इज माइक्रो लेवल और सेकंड इज मैक्रो लेवल। अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें, दैट इज किसी इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों यूज़ करती हैं? 2 पर्पज से, पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब बेसिकली क्या है कि अपने फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करना, आपने जितना भी फंड्स रेज किया हो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। क्लियर? तो माइक्रो लेवल पे मतलब हर एक इंडिविजुअल बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें होती हैं, पहला प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और दूसरा वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। बट अगर हम बात करें इन दोनों में से प्रायोरिटी देने की, तो ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को। दैट इज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स हैं, हम उनके पॉइंट से बात करते हैं एट माइक्रो लेवल। क्लियर? तो नो डाउट ये दोनों ही हमारा ऑब्जेक्टिव है माइक्रो लेवल पे, बट ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को। ये बेसिकली एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ कवर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला एट मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैक्रो लेवल मतलब ओवरऑल की जब हम बात करते हैं एग्रीगेट की, मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और टू क्रिएट सर्विस बाय मेकिंग इंटेंसिव बेस्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल स्केर्स रिसोर्सेज। नो डाउट देखो हम जो भी फंड्स मार्केट से रेज करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है कि हम इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, दैट इज कम से कम वेस्टेज हम करें फंड्स के यूटिलाइजेशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि नो डाउट रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, तो जो रिसोर्सेज आपको मिला है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट कर पाओ। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज मेक सच प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल टू द सोसाइटी एट रीजनेबल प्राइस। और आप ये सारे प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे, दैट इज एटलीस्ट जितना जेन्युइन प्राइस है उसी पे आप अवेलेबल करा पाओ। और ऐसा तब होगा जब आप अपने फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज करोगे तो क्योंकि आपने जो फंड्स रेज किया है, नो डाउट उस पर आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना होगा, है ना? तो अगर आप फंड्स की वेस्टेज ज़्यादा करोगे तो आपको और फंड्स मार्केट से रेज करना होगा, एंड क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज कर दोगे। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल है जहाँ ये बताया जाता है कि आप जो भी फंड्स रेज करोगे उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का बेनिफिट यही होगा कि अगर आपने कम वेस्टेज की है तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, और अगर आपकी कॉस्ट कम आएगी तो आप जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाओगे उसको प्रॉपरली बना पाओगे लेस कॉस्ट के साथ, और साथ ही साथ आप रीजनेबल प्राइस पे उसको अवेलेबल करा पाओगे मार्केट में। क्लियर? तो ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक माइक्रो लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे। बस इतना याद रखना कि माइक्रो लेवल पे ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बट ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। क्लियर? इस सब पे हमने एमसीक्यूज ड्राफ्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस डिसीजन और फंक्शन। अब देखो सोर्स की बात करें तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो हमने क्या बोला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंड्स किस सोर्स से रेज करेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। क्लियर? मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे ना कि हम किस असेट को परचेज करेंगे। जैसे लेट्स से हमने ये सोचा कि हमें प्रोजेक्ट बी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। क्लियर? अब प्रोजेक्ट बी के लिए हमें एक मशीन चाहिए, तो नो डाउट प्रोजेक्ट बी मतलब क्या, ये मशीन परचेज करना। तो सबसे पहला हमारा ये डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम जो भी फंड्स मार्केट से रेज करेंगे वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें 10 लाख की मशीन खरीदनी है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि ये 10 लाख रुपीज़ आप कहाँ से रेस करोगे। जनरली जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का एंड डेट्स का। क्लियर? लोन का तो नो डाउट होता ही है, बैंक लोन का, बट बैंक आपको इतने अमाउंट में लोन नहीं देगी। एंड लास्ट डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन, कि आपने ये जो प्रोजेक्ट सोचा है जिसके लिए आपने एक मशीन परचेज किया है, तो नो डाउट अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो तो कुछ ना कुछ तो आप रिटर्न अर्न कर ही रहे होगे। क्लियर? तो आप मतलब प्रॉफिट जनरेट करोगे। अब इस प्रॉफिट को आपको कितना रिटेन करके रखना है और कितना शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर? तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिखा है कि इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द टर्म इन्वॉल्व्स 3 मेजर डिसीजंस एज फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। यहाँ बता देते कि 3 फंक्शंस कौन से हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है पहला,
कि आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, दैट इज़ कौन सी मशीन आपको परचेज करनी, कौन सा असेट आपको परचेज करना है। देन फाइनेंसिंग डिसीजन कि किस सोर्स से आप फंड्स रेज करोगे, आइदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन और डिबेंचर्स। एंड लास्ट वन इज कि डिविडेंड डिसीजन क्या होगा, कि कितना हम उसमें से रिटेन करेंगे और कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। क्लियर? तो अब देखो एक एक डिसीजन पे हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नो डाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्लियर है कि हम किस असेट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अब बेसिकली अगर असेट की बात करें तो नो डाउट असेट दो तरह का होगा। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म एंड सेकेंड वन इज करंट असेट। लॉन्ग टर्म मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड असेट, और करंट असेट, दो ही तरह का असेट होता है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसर्न्ड विद सेलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। अब जो भी प्रोजेक्ट आपने डिसाइड किया है ना, अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी मशीन परचेज करनी है, कौन सा फिक्स्ड एसेट परचेज करना है, कौन सा करंट एसेट परचेज करना है। ये सब बेस्ड होता है आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। क्लियर? तो ये चीज़ स्पेशली मेंशन किया गया है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब क्या, कि आप कौन सा राइट टाइप ऑफ असेट सेलेक्ट करोगे जहां आप वो फंड्स जो कि आप एक्सटर्नली रेज करने वाले हो उसको इन्वेस्ट कर पाओ। क्लियर? द असेट्स विच कैन बी acquired fall into two groups। ये दोनों ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि लॉन्ग टर्म असेट्स दैट इज फिक्स्ड असेट्स एंड शॉर्ट टर्म असेट्स दैट इज करंट असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स की बात करें तो विच वुड यील्ड अ रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अब लेट्स से अगर हम कोई मशीन परचेज करते हैं तो मशीन परचेज करने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे सेलर्स होते हैं जिनसे हम अलग अलग रेट लेते हैं। क्लियर? अब रेट लेने के बाद हम ये देखते हैं कि वो मशीन हमें कितने साल तक बेनिफिट देगी और कितने रुपए का बेनिफिट देने वाली है। क्लियर? कैश आउटफ्लो मतलब क्या, कि जितना हम मशीन पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हम ये भी देखते हैं कि उस पर्टिकुलर मशीन पे जब हम पैसा इन्वेस्ट करें तो उससे कितना कैश इनफ्लो होगा, और जहाँ से ज़्यादा इनफ्लो होगा ना हम उसी मशीन को या उसी फिक्स्ड एसेट को परचेज करेंगे। क्लियर? इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ये टर्म आपने सुना होगा, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मतलब होता है कि आप किस फिक्स्ड असेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हो। और जब भी हम फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो नो डाउट वहाँ पे लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वहाँ 10 लाख 50 लाख या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब आप इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपको कई सारे ऑप्शंस चूज करने होते हैं, और हर एक ऑप्शन में तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि कई सारे सप्लायर से उनका रेट लेते हो कि सो दैट जहां आपको कम रेट पे मशीन मिले आप वहां से परचेज कर सको। और दूसरा, जब आप कोई भी असेट फिक्स्ड असेट मशीन परचेज करने वाले होते हो तो आप ये कंपेयर करते हो कि जितना हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उतना फ्यूचर में वो हमें जनरेट करके देगी या नहीं। क्लियर? मतलब कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को आप कंपेयर करते हो, और अगर हमारा कैश आउटफ्लो कम आ रहा है, जैसे मान लो आज हमने 10 लाख रुपए लगाए है बट हमें एक्सपेक्टेशन है कैलकुलेशन के बेसिस पे कि इस मशीन से फ्यूचर में 12 लाख रुपीस जनरेट होगा, तो नो डाउट जितना पैसा हमने लगाया वो किससे कम है, इनफ्लो से। तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर मशीन में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर? और ये पूरा प्रोसेस हमें कहाँ देखने मिलता है, कैपिटल बजटिंग में, जिस पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म असेट्स ऑल्सो नोन एज करंट असेट्स विच आर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस कन्वर्टेबल इनटू कैश यूजुअली विद इन अ ईयर। करंट एसेट मतलब क्या हो गया, जैसे हम बात करें डेटर्स की, बिल्स रिसीवेबल की, स्टॉक्स की, तो नो डाउट ये सब तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन में क्या होता है कि ये विद इन अ ईयर आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड ये इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होगा विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर आपको इसका पैसा मिलना ही मिलना है। क्लियर? तो ये जो करंट एसेट की बात हुई ना, ये बेसिकली रिलेटेड है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी सबने सुना होगा, रीजन बिंग सबने बीकॉम में बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, इसीलिए टर्म्स हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि इसी टर्म्स की हेल्प से हम एक एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो एक तो मेरा हो गया कैपिटल बजटिंग, एक हो गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्लियर? तो नो डाउट जब हम दो तरह के असेट में पैसे इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टमेंट भी कितने तरह की हुई, दो तरह की। एज सच इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द फर्म आर ऑफ टू टाइप्स।
First one is long term investment, also known as capital budgeting, and second one is short term investment, also known as capital asset management और working capital management. हमने सारे relevant points जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत relevant है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत relevant है, सब यहाँ मेंशन किया है. और आगे जब भी मेरा पूरा कॉन्सेप्ट सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखना कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसी को हेड बना करके हमने डिस्कशन किया है. अगेन कुछ रेलेवेंट पॉइंट है रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर रिलेटेड टू टोटल एसेट्स, है ना. बट अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? ओनली करंट एसेट्स. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस रिस्क कंप्लेक्शन ऑफ द फर्म, ये किसकी बात करता है? ओवरऑल बिजनेस रिस्क की. एंड कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछोगे क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ही यही होता है कि आप जिस भी सोर्स से फंड्स रेस करोगे, लेट्स से आपने डिबेंचर से फंड्स रेस किया तो क्या आपको डिबेंचर्स को कुछ पे करना पड़ेगा? हाँ, इंटरेस्ट. और ये इंटरेस्ट क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की. जो भी पैसा आप मार्केट से रेस कर रहे हो उसके बदले आपको क्या पे करना पड़ रहा है. क्लियर. वैसे अगर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर से पैसे रेस करें तो हमें बदले में क्या देना होता है? डिविडेंड. तो इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब देखो होता क्या है कि लेट्स से हमने डिसाइड किया कि हम एक सेक्टर में कि हम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और हमने मार्केट से पैसा रेस किया है थ्रू डिबेंचर्स. अब डिबेंचर्स के लिए हमें 10% इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि कम से कम हम अपनी इन्वेस्टमेंट से मतलब इस डिबेंचर के पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके एटलीस्ट 12% अर्न करें, दैट इज 10% से ज़्यादा अर्न करें. क्यों? क्योंकि अगर आप 10% से ज़्यादा अर्न करोगे तब तो आप इनका पैसा रिटर्न कर पाओगे और अपने लिए भी कुछ प्रॉफिट होल्ड कर पाओगे. क्लियर. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ये कहाँ से अराइज होगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से. एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में देखो लिखा है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल करंट एसेट्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म किससे रिलेटेड है? करंट एसेट्स से. क्लियर. नेक्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन. ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि आप किस सोर्स से फंड्स रेज करोगे. डेट से रेज करोगे, इक्विटी शेयर से करोगे, प्रेफरेंस शेयर से करोगे, बैंक लोन से करोगे, कहाँ से करोगे. फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग रेजिंग ऑफ फंड्स, दैट इज फाइनेंसेस. ही हैज़ टू डिसाइड द सोर्स मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज, तीनों बोलते हैं. सोर्स मिक्स मतलब हो गया, जनरली क्या होता है ना कि हम एक सोर्स से पैसे नहीं रेस करते. कुछ पैसा हमने रेस कर लिया डेट से, कुछ कर लिया प्रेफरेंस शेयर से, या कुछ कर लिया इक्विटी शेयर से और कुछ कर लिया बैंक लोन से. क्लियर. इसी सोर्स मिक्स को हमने नाम दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर और इसी को हमने नाम दिया है लीवरेज. क्लियर. द टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग आर, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग मानी जाती है वो मानी जाती है डेट एंड इक्विटी. प्रेफरेंस शेयर्स को हम इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं एंड बैंक लोन को भी. ज़्यादातर जो मेरे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वो है डिबेंचर्स एंड इक्विटी. क्लियर. तो ये याद रखना कि फाइनेंसिंग डिसीजन की अगर बात करें तो हम किसकी बात करें? सोर्स मिक्स की, कैपिटल स्ट्रक्चर की, लीवरेज की. दैट इज कि आप किन सोर्सेज से फंड्स रेस करोगे. क्लियर. और ये जो सोर्सेस से आप फंड्स रेस कर रहे हो, इन्हीं को जो आप इन रिटर्न कुछ देते हो उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जैसे डिबेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इक्विटी को हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड कंपनी के लिए क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल के बदले आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है. क्लियर. एंड लास्ट वन इज डिविडेंड डिसीजंस. ये भी हमने ऊपर बताया कि फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू एडवाइज द टॉप मैनेजमेंट एज व्हाट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एंड व्हाट पोर्शन शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स. आप डिबेंचर होल्डर से जो आप पैसे ले रहे हो उनके बदले आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप डिविडेंड दे रहे हो, ये तो क्लियर है. बट इक्विटी शेयर होल्डर से जब आप पैसे रेस कर रहे हो तो आप उनको डिविडेंड पे करोगे, आपकी कोशिश यही होती है. क्लियर. तो जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो ना, तो ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कि वो ये डिसाइड करे कि कितना पैसा हम डिविडेंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और कितना पैसा रिटेन करके रखें सो दैट हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि कई बार कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक चलते रहते हैं. अब हर प्रोजेक्ट के लिए आप मार्केट से पैसे रेस करने से बेटर सोर्स क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो आप उसको रिटेन करके रख लो सो दैट आप उसको फर्दर फ्यूचर प्लान्स में इन्वेस्ट कर पाओगे एंड देन उन इन्वेस्टमेंट से भी जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी किसको आप दोगे? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. वो भी आप इक्विटी शेयर होल्डर को ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो. क्लियर. तो जब कंपनी ये डिसाइड करती है कि मार्केट से ज़्यादा फंड्स रेज नहीं करने हैं तब तो वो रिटेन करके रखती है, और अगर उसको फर्दर किसी प्रोजेक्ट में पैसे अभी इन्वेस्ट नहीं करने हैं, क्लियर, या मार्केट से वो फंड्स रेस कर सकती है, तो उस केस में वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. तो ये ओवरऑल हमारे पास 3 डिसीजंस थे रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
लास्ट पॉइंट देखो लिखा है, ऑल दीज 3 फाइनेंशियल डिसीजंस एज फाइनेंस फंक्शन आर इंटर रिलेटेड बिकॉज दीज हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। नो डाउट तीनों डिसीजन सेम एक साथ चलेगा, चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे फाइनेंसिंग डिसीजन हो, चाहे डिविडेंड डिसीजन हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने की मशीन परचेज करना चाहते हो, उसके बेसिस पे फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, दैट इज के सोर्स या फंड्स रेज करोगे, एंड उसी पे बेस्ड होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। तो तीनों का तीनों डिसीजन क्या है, इंटर रिलेटेड है और तीनों एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करने हैं। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एज वेल एज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, पर मेरा पहला मोटिव क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। क्लियर? तो ये ओवरऑल एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर दिए रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां हमने डिटेल में उसको डिफाइन भी कर दिया एंड जो भी रेलेवेंट पॉइंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। वहाँ से मेरा ये सजेशन होगा कि पहले आप एक बार इसको थॉरली रीड कर लेना, सो दैट कोई भी अगर डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये क्लास करने के बाद एक बार पीडीएफ रीड ज़रूर करना एंड जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स होंगे उनको अंडरलाइन करके कहीं नोट डाउन कर लेना। वैसे एमसीक्यूज़ में सब कुछ हमने कवर किया है तो कहीं पे कुछ भी नोटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, बट स्टिल कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिविजन करने के लिए आप कहीं नोट डाउन करके रख सकते हो। अब देखो एमकॉम के लिए हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड वहाँ सारे रेलेवेंट अपडेट्स हम एमकॉम से रिलेटेड मेंशन करते रहते हैं। अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग कुछ और डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।